नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण व्याकरण के टॉपिक को देखने वाले हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक को बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उन सारे एमसीक्यू को भी देखेंगे। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, टॉपिक को देखिएगा और एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा। खुद अपनी तैयारी को आंकिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो हिंदी से संबंधित है और व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी लाभप्रद ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है शब्द, यानी इस वीडियो में हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से शब्द किस आधार पे भेद माने गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग, यानी शब्द से जो संबंधित विस्तार चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे और शब्द से संबंधित जो भी बातें हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये लेक्चर 44 है। इससे पहले तक 1 से 43 तक करवा दिया गया है। 1 से 40 तक जो लेक्चर हुआ वो हिंदी साहित्य का है और 41 से जो लेक्चर चल रहा है वो हिंदी व्याकरण का चल रहा है। तो हिंदी व्याकरण के धीरे धीरे सभी टॉपिक को देखते जाएंगे और साथ ही इससे जो एमसीक्यू है उसी चैप्टर में समाहित किया जाएगा और जो चीज़ें बाकी है उसको मैराथन में देख लेंगे। तो हम लोग व्याकरण के भी सभी टॉपिकों को अलग अलग करके बारीकी से देखते जाएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर करते जाएंगे। और साथ ही आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 29 करवाए हैं और जो प्रीवियस सेट करवाए हैं वो सभी का प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि आप टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे आपको प्रश्न दिया जाता है और जो 10 प्रश्नों का ऑनलाइन सेट बनाने के लिए दिया जाता है उसका लिंक इन सारे चैनलों पे दिया जाता है। तो वहाँ से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज भी भेजा गया है, 8वां सेट है 10 प्रश्नों का, उसका आप लोग जवाब दीजिए। और साथ ही अगर आप व्याकरण का कोई पुस्तक नहीं खरीदे हैं तो वीडियो में टैग किया गया है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का, उनका पुस्तक रख लीजिएगा। और अगर खरीद दिए हैं तो कोई बात नहीं, और अगर 20-25 दिन 1 महीना तक लगभग रुकते हैं तो हो सकता है कि मेरा जो है कंटेंट तैयार किया हुआ पुस्तक आ सकता है। तो अभी देरी है लेकिन पुस्तक खरीद लीजिए, टैग किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट 25 और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181-5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो हम इधर से आपको पीडीएफ भेज देंगे। स्टेट के लिए 199 रुपया इसी नंबर पे भेजना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो इधर से पीडीएफ भेज देंगे। अगर हम आपको पीडीएफ भेजेंगे तो उसको डाउनलोड कर देना है, क्योंकि 10 दिन के बाद हम पुनः आपको पीडीएफ नहीं भेजेंगे, बहुत परेशानी होती है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन आपकी सफलता की जो है पूरा प्रयास करता है। मेरा मार्गदर्शन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलिए आज देखते हैं शब्द को, शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। इस आधार पे एमसीक्यू को भी देखेंगे और 20 एमसीक्यू में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले व्याकरण के जो संधि, समास, वर्णमाला नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं शब्द, यानी आज हम लोग शब्द को देखने वाले हैं, शब्द के बारे में जानने वाले हैं। देखिए शब्द में हम लोग उनके भेद को जानेंगे, प्रकार को जानेंगे, लेकिन वही विपरीतार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द है, रिंग के अनुसार है, तो उसको अलग अलग टॉपिक में करके हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि एक साथ ज़्यादा टॉपिकों को ऐड कर दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादातर बेनिफिट यही होता है कि छोटे छोटे टॉपिकों में करके किसी भी चीज़ों को देखना तो ज़्यादा समझ में आता है। तो इसी के अनुसार हम लोग देखेंगे छोटे छोटे टॉपिकों में। जैसे यहाँ शब्द देखेंगे, उसके बाद लिंग के अनुसार से देखेंगे, वचन के अनुसार से देखेंगे, यानी कि विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज हम लोग शब्द को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एमसीक्यू को भी देखिएगा। देखिए शब्द के बारे में कहा जा रहा है, किसी सार्थक वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और कोई अर्थ देते हैं, जिससे कोई अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। यानी ध्वनि जब मिलते हैं और उस वर्ण समूह से जो सार्थक अर्थ निकलता है, तो उसे क्या है, शब्द कहा जाता है। अथवा एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक अक्षर जब आपस में मिलते हैं और स्वतंत्र रूप से एक अर्थ देते हैं सार्थक, तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लड़का, जो, जा, छोटा, में, धीरे, परंतु, तेज, राज, साहित्य, विज्ञान, मूर्ख आदि। तो देखिए यहाँ लड़का जो शब्द है, बहुत सारे वर्ण मिले हुए, जा है, छोटा है, में है, धीरे है, परंतु है, तेज है, तो ये सारे क्या है, सार्थक अर्थ दे रहे हैं। यानी इससे किसी अर्थ का होना बोध हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। भाषा में शब्दों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शब्द भाषा के दूसरे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब देखिए दूसरे महत्वपूर्ण घटक होने का अर्थ है कि जब शब्द का विकास, किसी भी चीज़ का विकास क्रम देखिएगा, भाषा का विकास क्रम देखिएगा, तो देखिएगा पहले वर्ण है और दूसरे में जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द जब मिलते हैं तो पद का निर्माण करते हैं, पद जब मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य जब मिलते हैं तो गद्यांश का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलता है जिसमें दूसरा स्थान पे जो है शब्द आता है। तो शब्द के बारे में हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो। अब देखिए शब्द के भेद के बारे में हम लोग जाते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। यानी उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति यानी निर्माण की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। आप देखिए यहाँ डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो ये 4 भेद हैं। अब देखिए ज़्यादा प्रश्न आपको तत्सम से पूछा जाता है। आप कहीं भी देखिएगा हिंदी व्याकरण में अगर शब्द से प्रश्न आता है तो ज़्यादातर प्रश्न आपको तत्सम और तद्भव से रहता है, विदेशज से भी थोड़ा रहता है, देशज से सबसे कम रहता है। तो हम लोग इसी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। अब देखिए बारे बारे से सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं तत्सम क्या है। तत्सम क्या है? जो शब्द मूल रूप से ही संस्कृत से हिंदी में चले आए वे तत्सम यानी उसी के जैसा शब्द कहे जाते हैं। यानी जो शब्द बिना परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आ गए और वही रूप प्रचलित हैं
तो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी जो भी हिंदी में संस्कृतनिष्ठ शब्द है वो तत्सम शब्द है। हिंदी के शब्दों का प्रमुखतम स्रोत संस्कृत भाषा ही है। यानी जब हिंदी का निर्माण हुआ तो संस्कृत से ज़्यादातर शब्दों को लिया गया है, यानी विशाल भंडार है। संस्कृत के हजारों शब्द मूल रूप में या किंचित रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित है। यानी संस्कृत के मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं या थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हुआ है। अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो वो तद्भव हो जाएंगे। आगे आप देखिएगा। अब देखिए उदाहरण, यहाँ जो भी शब्द का दिया गया है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे संस्कृत है, अन्न है, आज्ञा है, ईश्वर है, सूर्य है, बुद्धि है, मनुष्य है, कवि है, वृक्ष है, अध्यापक है, अग्नि है, पुष्प है, वत्स है, मयूर है, प्रिय है, मध्य है, नव है, वचन है, चतुर्थ है आदि। तो ये जो आपको उदाहरण हम जितने भी दिए हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है कि अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है वो आप लोग एमसीक्यू में देखिएगा। पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं बीपीएससी में जो पूछा गया है उसको समाहित किया गया है, तो आप खुद समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो तत्सम आप समझ गए कि संस्कृत से जो बिना परिवर्तन किए, संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी में आ गए और प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या है, तत्सम शब्द है। यानी मूल रूप में है वो तत्सम है। अब देखिए आता है तद्भव। यहाँ आप देख रहे हैं तद्भव। तो जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत या मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं तद्भव, यानी तत् माने उसी के जैसा, भव कहलाते हैं। यानी थोड़ा सा परिवर्तन हो गए तो उसे क्या है, तद्भव कहा गया। यानी वे शब्द जो संस्कृत के तो शब्द हैं लेकिन कोई थोड़ा बहुत विकृत हो गए, परिवर्तित हो गए, उसे तद्भव कहा जाता है। जैसे रात, अगर इसका तत्सम देखिएगा तो रात्रि हो जाएगा। आग का देखिए यहाँ अग्नि है। सिर का जो है शीश होता है। सांझ है, हाथ है, मोती है, सोना है, सुहागा है, गोर है, हाथी है। अब देखिए ये सारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। तो आप तत्सम और तद्भव को हमको लगता है कि अच्छे से पहचान जाइएगा। जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम, और जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो गया उसे तद्भव कहा जाता है। यानी आप खुद पढ़िएगा तो देखिएगा कौन सा तत्सम है कौन तद्भव है। अब देखिए आता है देशज। तो जो शब्द की व्युत्पत्ति अपने ही देश की बोलचाल या स्थानीय बोलियों से हुआ और हिंदी में प्रयुक्त होने लगा उसे देशज कहा गया। यानी जो शब्द के जो निर्माण है हिंदी में जैसे बोलचाल है, स्थानीय लोग जो उसको बोलचाल में प्रयोग करने लगे और वही शब्द जब हिंदी में प्रयोग होने लगा तो उसे क्या कहा गया, देशज शब्द कहा गया। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई। यानी ये जो शब्द होते हैं ये ना तो संस्कृत से आए हैं ना ही व्याकरण के किसी नियम से बनकर आए हैं। यानी ये सब स्वतंत्र हैं जो देश के ही स्थानीय लोगों के द्वारा बोलचाल में प्रयोग किए जाते थे और वो क्या है, हिंदी में प्रवेश लिए हैं, हिंदी में प्रयोग होने लगे तो वो जो है देशज शब्द कह रहे हैं। अब देखिए देशज शब्द को ही हिंदी साहित्य में आंचलिक शब्द कहा गया है। यानी आंचल में पढ़ना यानी देश में निर्माण होना, एक जो है क्षेत्र में जब कोई शब्द का प्रयोग होता है वही जब आ जाता है हिंदी में तो उसे आंचलिक कहा जाता है। तो वही शब्द जो है ये सब सारे शब्द जो है देश में निर्माण हुए थे। अब देखिए ये कौन कौन से शब्द हैं, तो जैसे खिचड़ी है, टोरा है, खरिहान है, बथान है, चौकी है, भथुआ है, गमछी है, पगड़ी है, रोटा है, कटोरा है, जूता है, ठुमरी है, ठेठ है, तेंदुआ है, चिड़िया है, अंटा है, डिबिया है। तो ये सारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। अब देखिए यहाँ जो भी विकल्प में दिए जा रहे हैं शब्द वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं तभी हम यहाँ दिए गए हैं। तो ये जो शब्द है उसको अच्छे से आप लोग देखिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, विदेशज शब्द को देखते हैं। तो देखिए, हिंदी ने अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, अरबी, फारसी, तुर्की आदि अनेक विदेशी भाषाओं से शब्द लिए जिसे विदेशज कहा गया। दूसरे शब्दों में, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहा गया है। यानी वे शब्द जो अपने देश के नहीं, ना ही संस्कृत के हैं, और वे जो है दूसरे भाषा के शब्द हैं, और हिंदी में जब आ गए, हिंदी में जब प्रयोग होने लगा तो उसे जो है विदेशज शब्द कहा जाने लगा, विदेशज शब्द हो गए। जैसे है टाई, डॉक्टर, अरमान, आराम, कबूतर, कसरत, कालीन, तमचा, चाकू, चाय, रिक्शा आदि। अब देखिए, यहाँ प्रश्न उठता है कि पूछ देगा कि पुर्तगाली शब्द कौन है, फ्रेंच शब्द कौन है, अरबी शब्द कौन है। तो ये बीपीएससी में लगभग नहीं पूछेगा, ये यूजीसी नेट में ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन जो है पुर्तगाली शब्द है, कौन जो है अरबी शब्द है, कौन जो है फारसी शब्द है। लेकिन आपको जानकारी के अनुसार कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू में मैंने दिया है, और जो महत्वपूर्ण 2-4 प्रश्न थे उसको समाहित किया है, ताकि आप उस प्रश्नों से जो बारे हो सके, और खुदा न खास्ते अगर पूछ दे तो आप जवाब दे सकें। तो यहाँ जो भी शब्द विकल्प में दिए गए हैं, जैसे में दिए गए हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद थे, आपको पता हो गया, जिसमें था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़, जिसको आप ये डायग्राम से देख सकते हैं। शब्द के भेद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यानी वहाँ उत्पत्ति के आधार पे था, यहाँ रचना या बनावट की दृष्टि से है। अब देखिए, रचना या बनावट की दृष्टि से है, तो इसको हम लोग देखिए। तो पहले अब जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ वे शब्द होते हैं जो एक ही मूल से बने होते हैं और उसका कोई खंड होना संभव ना हो। यानी वैसे शब्द जिसका खंड आप कीजिएगा तो अर्थ ही नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे रूढ़ शब्द कहा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, कुत्ता है, गाड़ी है, ग्राम है, पैर है, पेट है, तो ये सारे जो है रूढ़ शब्द है। अगर इसको अलग कर दीजिएगा तो अर्थ ही बिगड़ जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो ये रूढ़ शब्द हो गए हैं, यानी जिसका खंड ना हो, और वो रूढ़ शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यौगिक शब्द, तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड होना संभव होते हैं। जैसे विद्या, विद्यालय है, दूधवारा है, नृत्यशाला है, प्रभाकर है। अब विद्यालय को अगर 2 भाग में कीजिएगा तो विद्या और आलय, यानी एक है विद्या, दूसरा है आलय, जहाँ माने विद्या दी जाती है, तो विद्यालय हो गया। दूधवारा यानी एक है दूध, एक है वारा यानी दूध को देने वाला। तो ये यौगिक शब्द हैं, यानी इन शब्दों को अलग आप कर दीजिएगा तो अर्थ निकलेगा, तो ये यौगिक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो योग रूढ़ है, तो योग रूढ़ वे यौगिक शब्द होते हैं जो सामान्य से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। यानी एक विशेष अर्थ देते हैं यौगिक के वे शब्द, यानी यौगिक के वे शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं। यानी इसको आप अगर समास में देखिएगा तो बहुव्रीहि समास में के जितने भी शब्द हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जरज यानी जल में निवास करने वाला, रंबोदर यानी रंबा है उदर जिसका, पंकज यानी विशेष शब्द देता है, कमर, चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके। तो ये आप देख रहे हैं, यानी विशेष अर्थ दे रहा है, तो योग रूढ़ हो गया। तो आप देख रहे हैं, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आप गलत नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रूपांतर, विकार या प्रयोग, रूपांतर की दृष्टि से या विकार की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से
शब्द के दो भेद होते हैं, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। यानी पूछेगा कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, कहीं विकार की दृष्टि से पूछ देगा या फिर कहीं प्रयोग की दृष्टि से पूछ देगा। तो ये तीनों एक ही हैं, जो है दो भेद होते हैं। पहला है विकारी, यहाँ देख सकते हैं, दूसरा है अविकारी, ये शब्द के भेद हैं। अब जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि विकारी शब्द क्या है। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, कार्य के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो परिवर्तन हो जाते हैं, यानी लिंग के आधार पे परिवर्तन हो जाएंगे, वचन के आधार पे परिवर्तन हो जाएंगे, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाएंगे और कार्य के अनुसार परिवर्तन हो जाएंगे, वे सभी क्या हैं, विकारी शब्द हैं। इसमें देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तीनों जो शब्द होते हैं वे सभी विकारी शब्द होते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों जो हैं विकारी शब्द होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लड़का है तो इसको अगर देखिएगा तो वचन के अनुसार लड़के बन गए, लड़कों बन गया। अब देखिए यहाँ लिंग के अनुसार लड़का का लड़के बना दिए। यहाँ देखिए सर्वनाम का तू का तुम हो गए, वह का वे हो गया, अच्छा है देखिए विशेषण का अच्छे हो गए, खेलना का खेल हो गया। यानी ये जो परिवर्तन कर देते हैं, यानी जिनका जो है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार या फिर कोई कार्य के अनुसार, समय के अनुसार जिसका जो है परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि परिवर्तन अगर हो जाता है तो वे विकारी शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, लिंग, वचन, कारक व कार्य के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे लिंग के अनुसार, चाहे वचन के अनुसार, चाहे कारक के अनुसार, चाहे कार्य के अनुसार, तो वे क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। इसमें देखिए क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोध, तो ये जो शब्द हैं सभी अविकारी या अवयव कहलाते हैं। अब देखिए एक शब्द आया अवयव, तो अवयव वे हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, हूबहू सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं। आगे अगर नहीं होगा तो छोटा टॉपिक में अवयव को देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए जैसे आज, मैं, और, नहीं, हूँ, यहाँ, कौन, बहुत, परंतु, अचानक, बिना, बहुधा, साथ, कर, अब, कब, से, पर, के ऊपर, के नीचे, या, इसलिए, तो, आहा, हा, हाय, हो आदि, तो ये जो सभी हैं अविकारी शब्द हैं, यानी अवयव शब्द हैं। इनका परिवर्तन नहीं होगा, चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कीजिए या पुल्लिंग के साथ कीजिए, चाहे एक आदमी के साथ कीजिए, चाहे बहुत आदमी के साथ कीजिए, इनका प्रयोग हमेशा वही होगा, ये कभी बदलते नहीं हैं, अविकारी शब्द हैं। तो शब्द के बारे में इतना जानकारी चाहिए था जो मैंने आपको बताया। अब एक पॉइंट है नोट्स में, देख लीजिए नोट में, संकर शब्द, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं संकर शब्द कहे जाते हैं। यानी दो भाषाओं के शब्द आपस में जब मिल जाते हैं और एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे संकर शब्द कहा जाता है। हिंदी में सैकड़ों संकर शब्द हैं और उन शब्दों का प्रयोग भी खूब धैर्य से किया जाता है, तो वे संकर शब्द होते हैं। जैसे यहाँ देखिए रेलगाड़ी, मास्टर साहब, यहाँ रेल है, गाड़ी है, मास्टर है, साहब है, कटोर और दान है, टिकट, टिकट यहाँ होगा, टिकट घर, टिकट है और घर है, छाया है और दार है, अजायब है और घर है, चमक है और दार है, मसालेदार, डबल है और रोटी है। तो ये जो दोनों दो भाषा के शब्द हैं और जब मिल जाते हैं तो नए शब्द का निर्माण करते हैं और हिंदी में उसका प्रचलन होता है, उसे संकर शब्द कहा जाता है, यानी हाइब्रिड शब्द। दो भाषाओं के मिलन से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे संकर शब्द कहा जाता है, जो यहाँ दिया गया है तो संकर शब्द हो गए। तो शब्द का लगभग जो टॉपिक था मैंने पढ़ा दिया। अब देखिए आपको मन में लग रहा होगा
कि रिंग के आधार पे नहीं बताया कि रिंग के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, वचन के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। तो वो सारे जो है एक अलग अलग टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो वचन के अनुसार देखेंगे, एक वचन, द्विवचन। रिंग के अनुसार देखेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है और उभयलिंग शब्द है। तो ये रिंग में पढ़ेंगे, यहाँ इसमें समाहित करते तो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाता। तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिकों में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी चीज़ों को आराम से समझ सकें। अब देखिए प्रश्न उठेगा कि रिंग के अनुसार कितने, तो जब रिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द है कौन, पुल्लिंग शब्द कौन है, और एक जो है उसका अलग तैयार होगा। सभी शब्दों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यहाँ देना टॉपिक लंबा हो जाता और ज़्यादा घिचपिच हो जाता, तो उसको अलग से देखेंगे। वचन देखेंगे, एक वचन शब्द कौन है, बहुवचन शब्द है, कौन से शब्द जो हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कौन से शब्द जो हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखेंगे। यहाँ फिर देखिए विपरीतार्थक शब्द आता है, शब्द के ही भेद हैं, यानी वैसे शब्द जिसके अधिक, एक से अधिक अर्थ रहता है। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। उसके बाद एक शब्द के अनेक शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। तो ये सारे अलग अलग टॉपिक में हम लोग देखते जाएंगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो और ज़्यादा जो है कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट ना हो, कठिन नहीं लगे। तो आज जो है शब्द के बारे में पढ़ाया है हम आपने। अब इससे संबंधित जो MCQ है उसको देखेंगे, ताकि आपको जो पढ़ाई है संपूर्णता को प्राप्त कर सके। सामान्यतः हिंदी भाषा की शब्दावली में सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है, यानी सामान्यतः हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा शब्द प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। तो वे शब्द जो उसका ज़्यादा हिंदी में प्रयोग होता है वे कौन से शब्द हैं। तो देखिए तत्सम शब्द बहुत कम है, ज़्यादा तद्भव है, यानी उसके रूप जो बदल दिए गए हैं। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तद्भव शब्द ज़्यादा हैं जिसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, यानी जो तत्सम शब्द हैं वो बहुत कम है, यानी तद्भव के बाद उसका स्थान रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तद्भव शब्द हैं, यानी थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में उसको जो है स्थान दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा से आया है आपको बताना है। तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, यानी हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो ये भी दुविधा की बात है कि हिंदी खुद जो है विदेशी शब्द है। हिंदी जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी, तो हिंदी खुद विदेशी शब्द है, यानी फारसी शब्द है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दों को उनके भाषा के साथ सुमेलित कीजिए कि कौन सा शब्द जो है किस भाषा के शब्द हैं। तो कौन से शब्द किस भाषा के शब्द हैं इसको आप लोग देखिएगा। ये जो प्रश्न है UGC नेट में पूछा गया था, इसी के अनुसार तो एक प्रश्न दिए हैं कि ये भी पूछा जा सकता है। तो रिक्शा देखिए जापानी शब्द है, चाय जो है चीनी शब्द है, कारतूस फ्रेंच शब्द है, तौलिया पुर्तगाली शब्द है। तो अगर आप मिलान कीजिएगा तो आपको पता चल रहा होगा विकल्प ग सही हो जाएगा। क का दूसरा, ख का चौथा, ग का, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क का दूसरा, ख का पहला हो जाएगा और ग का जो है चौथा, घ का तीसरा। ये सही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। एक छूट गया था, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो उन्हें कहते हैं, यानी वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो, जिनको खंड नहीं किया जा सके और खंड होगा तो सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, वे कौन सा शब्द कहलाते हैं। तो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। आपको पता होने चाहिए, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसमें 20 MCQ में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा।
संकर शब्द का चयन कीजिए। ये देखिए TRE 1 में पूछा हुआ प्रश्न है, TRE 1 में पूछा हुआ है संकर शब्द का चयन कीजिए। तो संकर शब्द अगर देखिएगा तो अंजलि संकर शब्द नहीं है, कन्हैया ये भी नहीं है, सुथनी ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि संकर शब्द का निर्माण होता है दो भाषाओं के शब्द आपस में मिल करके जब एक सार्थक अर्थ देते हैं तो संकर शब्द कहा जाता है, हाइब्रिड शब्द कहा जाता है। तो विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें जो कहा गया है तद्भव शब्द कहे गए हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। तो तत्सम शब्द का जो है आपको चयन करना है। तो देखिए तत्सम शब्द जो है इसे देखिएगा तो सत्य तत्सम साप का जो है ये तद्भव है, ये गलत है। शुद्ध का ये भी गलत है। तो सत्य जो है तत्सम शब्द है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द, अब देखिए यहाँ शब्द का निर्माण कैसे शुद्ध होता है वो आपको देखना है। शुद्ध पारिभाषिक शब्द, यहाँ शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध पारिभाषिक शब्द यानी सार्थक समूह को मिला करके देखना है जो अर्थ दे, सार्थक अर्थ दे। तो जल हवा आप देख रहे हैं अलग अलग शब्द है, तो ये तो गलत हो गया। निर्वायु, ये निर है और ये वायु है, तो ये तो गलत हो गया, सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। तो सही क्या है? जलवायु, और इससे क्या है जलवायु हो गया, यानी विशेष अर्थ दे रहा है दो। तो ये क्यों हो जाते हैं? ये जो शब्द हैं आप देख पा रहे हैं योग रूढ़ में आ जाते हैं, यानी जो मिलते हैं सॉरी जलवायु विशेष अर्थ दे रहे हैं। तो ये विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, पारिभाषिक शब्द सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संकर शब्द नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है संकर शब्द नहीं है। तो संकर शब्द के बारे में जो है बताया गया था, और इसमें देखिए नहीं पूछ रहा है। तो जब भी एग्जाम में बैठिए तो नहीं और हाँ को देख करके अच्छे से बनाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा गलत होने की संभावना होता है। तो फलदार संकर शब्द है, आम चुनाव भी है, विज्ञापनबाजी, ये तीनों क्या है संकर शब्द हैं। तो नहीं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। गोमय का तद्भव होगा, यानी गोमय जो शब्द है उसका तद्भव रूप में हिंदी में क्या प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो गोमय का गोधूम, गोधूम तो गेहूं का हो गया, ये नहीं है, गेहूं तो तद्भव है। गोमय का हो जाएगा गोबर, गोबर को गोमय तत्सम रूप है, संस्कृत निष्ठ शब्द है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताया गया था 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। पंकज शब्द किससे संबंधित है? पंकज शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो ये विशेष अर्थ देता है पंकज, तो विकल्प ग हो जाएगा, ये योग रूढ़ शब्द है। तो इसी तरीका से प्रश्न पूछेगा। यहाँ जो पूछा गया है प्रश्न यहाँ दिया गया है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा हुआ है, और बीपीएससी जो T 1, 2, 3 में हुआ वहाँ से भी प्रश्न उठाए गए हैं जो पूछे गए हैं। तो शब्द से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो शब्द का एक छोटा सा परिभाषा हुआ और उसके प्रकार हो गए, भेद हो गए। लेकिन शब्द के जो है विभिन्न प्रकार में पाए जाते हैं, आपको पता होगा। शुद्ध शब्द में आता है, अशुद्ध शब्द में आता है, उसके बाद लिंग के अनुसार शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द आता है, वचन के एक वचन शब्द, द्विवचन, एक वचन और बहुवचन आता है, विपरीतार्थक शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है। तो ये सारे शब्द के अनेक प्रकार हैं जिसको अलग अलग टॉपिक में हम लोग देखेंगे, यानी व्याकरण के सभी टॉपिक अब देखते चलेंगे। ये चौथा टॉपिक चल रहा है, इसी तरह आगे और टॉपिक जो महत्वपूर्ण है पहले होगा और जो बाद में है वो बाद में करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग हुआ है? तो आचार जो शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है। आचार बहुत खाते हैं
तो ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल का शब्द है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि ये शब्द आखिर वहाँ से आए क्यों। तो वहाँ के आदमी जब यहाँ आए और जब प्रयोग करने लगे तो धीरे धीरे हिंदी में प्रचलन में आ गया, तो वही रह गया जो हिंदी में आप देखते हैं। आगे देखते हैं, अविकारी शब्द हैं। तो अविकारी शब्द कौन है? यानी जिससे विकार उत्पन्न ना हो, यानी जो कभी बदले नहीं, उसे अविकारी कहा जाता है। तो देखिए, अब, और हाय, ये तीनों जो है अविकारी शब्द हैं, क्योंकि स्त्री लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार या कारक के अनुसार कभी नहीं बदलेंगे, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। आप देखें, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये 3 भेद हैं रचना या बनावट के आधार पे, विकल्प क सही हो जाएगा। आपको हो सकता है कहीं रचना दे दे या बनावट के दे दे, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तत्सम शब्द है। तो कौन सा शब्द जो है तत्सम है, आपको बताना है। तो देखिए, विकार, घट और तिरक तीनों तत्सम शब्द हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। इसी तरह से हर एक टॉपिक को हम लोग सरल बनाकर देखते चलेंगे और आपको भी समझ में आता चला जाएगा। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप कीजिएगा, कोई भी टॉपिक है उसको 4-5 बार देखिए, और जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया उसको 5-6 बार प्रैक्टिस सेट भी कीजिए, तो आपका तैयारी लगभग पूरा हो जाएगा। 80 नंबर का जो हिंदी है और क्वालिफाई पेपर है, सभी का जो तैयारी है हम संपूर्ण करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा ऊपर विश्वास है, तो हम जरूर करवाएंगे उसको। धीरे धीरे हम लोग संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको धीरे धीरे सीरियल बाई हम लोग देखते चले जाएंगे और अलंकार रस करवा देंगे। उसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे मुहावरे हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ये सारे देखेंगे बाद में। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या है, आपको बताना है। तो बच्चा का तत्सम रूप होता है वत्स। बच्चा का वत्स होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि बालक होना चाहिए, तो बालक जो है तत्सम रूप नहीं है, वत्स ही है। आप पुराने सीरियल देखिएगा तो उसमें वत्स शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए या विकसित हुए वे हिंदी में आ गए और वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए, नासिका ये तत्सम शब्द है, रश्मि ये भी तत्सम है, ग्रीष्म ये भी तत्सम है। अगर ग्रीष्म को गर्मी कर देते तो तद्भव हो जाता, नासिका को नाक कह देते, रश्मि को रश्मि कर देते तो ये तद्भव हो जाता। लेकिन तीनों के तीनों क्या है, तत्सम है, और इसमें तद्भव शब्द को पहचानने के लिए बोल रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो आपको पता है, इसमें कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने शब्द के बारे में पढ़ाया है, शब्द से संबंधित जो चीज़ें हैं आप लोगों को बताया है, और इससे जो छोटे छोटे और टॉपिक बनते हैं उसको बाद में देखेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है शब्द के समझने के लिए, शब्द को जानने के लिए, वो मैंने बता दिया है, और इसमें 20 MCQ करवाया है। तो ये 20 MCQ में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी अच्छे से मेरे साथ दे रहे हैं और अंत तक बने रहते हैं। और जो है इसी प्रकार आगे अगला टॉपिक करवाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि BPSC का नोट्स, प्रैक्टिस सेट ये सब लेना है, तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स
25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट आपको सेंड कर देंगे। और स्टेट के लिए आपको इसी नंबर पे 199 रुपये पेमेंट करना है, तो उसका भी आपको नोट्स भेज देंगे, सेट भेज देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सके। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने TRE 2 और 3 में योगदान दिया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे हिंदी की 80 नंबर का संपूर्ण तैयारी और क्वालिफाई पेपर है, उसका भी अलग से प्रैक्टिस सेट और क्लास करवाया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। यहाँ 29 प्रैक्टिस सेट लेक्चर करवाया गया है और प्रीवियस सेट करवाया गया है, सेट करवाया जा रहा है ऑनलाइन। उसको बनाइए, टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है, व्हाट्सएप चैनल पे दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आप देख करके अपने अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।